हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। बहुत बहुत स्वागत है सभी का दोस्तों। बहुत छोटी लेकिन मोटी बातों की जो सीरीज़ हमने चलाई है दीपावली के टाइम पर, इस सीरीज़ में एक बहुत ही अच्छा वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो में होता क्या है, इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे जो पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द बड़े मिलते जुलते होते हैं और उन शब्दों की वजह से हम लोग पेपर में अंदर अक्सर मिस्टेक करके आते हैं। तो आज हम फिजिक्स की कुछ ऐसी यूनिट्स, फिजिक्स के कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो लगते मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका जो यूज है वो अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो ऐसे कुछ शब्दों की पहले मैं चर्चा करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक वर्ड मिलेगा आपको क्यूरी और एक वर्ड मिलेगा आपको क्यूरी ताप, एक वर्ड मिलेगा क्यूरी टेम्परेचर, एक वर्ड मिलेगा आपको फैराड और एक वर्ड मिलेगा आपको फैराडे, एक वर्ड मिलेगा आपको नॉट और एक वर्ड मिलेगा नॉटिकल मील, नॉटिकल माइल, एक वर्ड मिलेगा आपका क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर, एक मिलेगा क्रांतिक ताप हो गया, एक हो गया क्रांतिक वेग, एक मिलेगा आपको क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, ये हो गया आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आपका हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी और ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल। इनका यूज कहाँ किया जाता है और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हम इनका करेंगे, ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सारी यूनिट्स हैं वैज्ञानिकों के नाम पर। आइंस्टाइन किसकी यूनिट है? रदरफोर्ड किसकी यूनिट है? बैकुरल किसकी यूनिट है? क्यूरी किसकी यूनिट है? इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, अल्फा बीटा गामा का कंफ्यूजन, अल्फा बीटा गामा ये तीन किरणें भी हैं। अल्फा बीटा गामा तीन इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी हैं जिनको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और केमिस्ट्री में बायोलॉजी में अल्फा बीटा डेल्टा ये तीन आपकी सेल्स भी हैं। तो आज हम इस टाइप के जो कंफ्यूजन्स हैं इन कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। एक छोटा सा सेशन रहेगा, प्यारा सा सेशन रहेगा। ये आधार है हमारे सेशन का। एक बार वीडियो को लपका दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना। आगे बात बढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूरी एंड क्यूरी टेम्परेचर। दोस्तों क्यूरी की अगर आप बात करते हो तो ये जनरली एक कपल है। क्यूरी कपल एक साइंटिस्ट का नाम है, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर अपने कार्य किए काफी। तो क्यूरी दोस्तों, अगर आपसे आता है क्यूरी क्या है, क्यूरी अगर आपसे यूनिट पूछता है तो दोस्तों क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता की इकाई है, रेडियो एक्टिविटी की। जो अस्थायी नाभिक होते हैं, कैसे नाभिक होते हैं? अस्थायी नाभिक, जो टेम्पररी जो न्यूक्लियस होते हैं, अस्थायी नाभिक ऑटोमेटिकली रेडिएशंस विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। उनका ये गुण क्या कहलाता है? ये गुण कहलाता है उनका रेडियो सक्रियता। और रेडियो सक्रियता की इकाइयों में क्यूरी, इसके अलावा रेडियो सक्रियता की इकाइयों में रदरफोर्ड, रेडियो सक्रियता की इकाइयों में बैकुरल, ये तीनों नाम आपको रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स में मिलेंगे। याद रखना, क्यूरी, रदरफोर्ड, बैकुरल तीनों किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है दोस्तों? ये की है हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, अच्छा। इसके बाद अस्थायी नाभिक क्या होते हैं? वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का अनुपात 1.5 से ज्यादा होता है। ऐसे न्यूक्लियस जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात 1.5 से ज्यादा होता है, वे नाभिक अस्थायी होते हैं और वे रेडियो सक्रियता का गुण दर्शाते हैं। ये हम लोग जो थ्योरी क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ते हैं और आज मैंने भी आइडिया आपको दोबारा दिया। अब आता है क्यूरी टेम्परेचर। दोस्तों क्यूरी टेम्परेचर का संबंध मैग्नेटिज्म से है, चुंबकत्व से। चुंबकत्व में कुछ पदार्थ हैं लोह चुंबकीय, जिनको फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म दर्शाते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है। एक दूसरे पदार्थ होते हैं जो इनकी तुलना में थोड़े कम चुंबकीय होते हैं, इन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं, इन्हें डायमैग्नेटिक कहते हैं। अनुचुंबकीय में प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन गैस, मैग्नीज, ये इसकी एक ट्रिक भी पढ़ते हैं, पटेल
ना कर ओछा मन, ये ट्रिक पढ़ते हैं, पटेल ना कर ओछा मन। पटेल में ये हो गया प्लेटिनम, एल से हो गया एल्यूमिनियम, ना से हो गया सोडियम, सीआर से हो गया क्रोमियम, ओछा से ऑक्सीजन, मन से आपका मैग्नीज। ठीक है, तो ये हम ट्रिक पढ़ते हैं। तो दोस्तों लोह चुंबकीय पदार्थ सबसे ज्यादा चुंबकत्व मैग्नेटिज्म दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय थोड़ा कम दर्शाते हैं। अच्छा, हम एक पढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म जो चुंबकत्व है इसका ताप के साथ रिश्ता दुश्मनी का है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व क्या होगा दोस्तों, घटेगा। क्लियर? तो दोस्तों एक ऐसा निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाए, लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाए। ओके, उसकी चुंबकीय तीव्रता कम होती जाए और एक कंडीशन ऐसी आए जब लोह चुंबकीय पदार्थ आयरन कोबाल्ट निकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हो जाएं, अनुचुंबकीय के जैसी हो जाएं। तो इस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर हम लोग दोस्तों कहते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? पहला डिफरेंस हम लोगों ने किया, किसको लेकर किया दोस्तों? ये हमने किया है आपके क्यूरी एंड क्यूरी टेम्परेचर को लेकर। तो क्यूरी जो है वो आपके रेडियो सक्रियता की इकाई है और क्यूरी टेम्परेचर का संबंध आपका क्या है दोस्तों, मैग्नेटिज्म से है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, साथ में अनुचुंबकीय की ट्रिक भी आपके पास है और साथ में आपको मैंने नाभिक स्थायी अस्थायी कौन से होते हैं उनके बारे में भी बता रखा है। तो चलिए, यहां तक आपने क्या स्क्रीनशॉट लिया, बोलो बच्चों? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्रांतिक ताप, क्रांतिक वेग और क्रांतिक कोण के बारे में। ओके, चलिए। ओके, अच्छा, इनके आपको वो भी करवा देता हूं, क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट का आपका 1388 केल्विन है। ठीक है, जो आपका आयरन है इसका 1043 केल्विन है और जो आपका निकल है इसका 627 केल्विन है। ठीक है, कोबाल्ट का आपका 1388 है, आयरन का 1043 है, निकल का 627 केल्विन है क्यूरी ताप। इस ताप पर ये अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं, ये भी याद रखना, बड़े काम की बात है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट यहां तक आपने ले लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्रांतिक ताप, क्रांतिक वेग, क्रांतिक कोण। देखिए, तीनों घटनाओं का संबंध किस चीज से है? चलिए, तीनों घटनाओं का संबंध कुछ इस तरह है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप दोस्तों क्रिटिकल टेम्परेचर का संबंध पृष्ठ तनाव से है, सरफेस टेंशन से। यहां पर भी वही कंडीशन है कि पृष्ठ तनाव की जो घटना है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। तो दोस्तों वह ताप बढ़ाते जाएंगे तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का सरफेस टेंशन 0 हो जाए, वह निश्चित ताप जिस पर किसी लिक्विड का पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है, उसे क्या कह देते हैं, क्रांतिक ताप। अगला हम बात करते हैं क्रांतिक वेग। दोस्तों क्रांतिक वेग का संबंध बर्नौली की थ्योरम से है और बर्नौली प्रमेय जो है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय कहती है कि एक प्रवाह होता है द्रवों का, धारा रेखीय प्रवाह, स्पॉन्टेनियस फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह, और एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है दोस्तों, धारा रेखीय प्रवाह में प्रत्येक कण अपने से आगे वाले कण की गति को फॉलो करता जाता है, और विक्षुब्ध प्रवाह में एक कण इधर चला गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, रैंडम। ठीक है, तो वह प्रवाह लिक्विड का जिसमें प्रत्येक पार्टिकल अपने से पहले वाले पार्टिकल को फॉलो करता है, मतलब एक डायरेक्शन में। क्लियर? तो बर्नौली की जो प्रमेय है वो धारा रेखीय प्रवाह पर लागू होती है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे दोस्तों, प्रत्येक द्रव का एक वेग होता है, निश्चित वेग, वो क्रांतिक वेग है।
क्रांतिक वेग से कम अगर वेग होगा तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, और क्रांतिक वेग से अगर ज्यादा वेग होगा तो दोस्तों कौन सा प्रवाह होगा? विक्षुब्ध प्रवाह। प्रत्येक द्रव के लिए एक निश्चित वेग होता है क्रांतिक वेग। अगर वो द्रव क्रांतिक वेग से कम वेग पर बह रहा है तो उसका प्रवाह आपका धारा रेखीय प्रवाह, स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, और अगर वो इस वेग से ज्यादा पर बह रहा है तो उसका प्रभाव विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा, और विक्षुब्ध प्रवाह पर बर्नौली की प्रमेय कार्य नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं दोस्तों, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। दोस्तों क्रांतिक कोण की घटना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों, ये वो क्रांतिक कोण वह निश्चित कोण है, वह निश्चित आपतन कोण। आपतन कोण आपने सुना होगा, आने वाला कोण, आने वाली किरण का कोण, वह निश्चित आपतन कोण जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपको दिखने लग जाए, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में लौट आए। दोस्तों एक घटना होती है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से आता है, दूसरे माध्यम में चला जाता है। लेकिन अपवर्तन की घटना ऐसी हो जाए कि प्रकाश एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम पूरा क्रॉस करके और पहले ही वाले माध्यम में रिवर्स हो जाए, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और यह घटना तभी होती है जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू, आपतन कोण का मान, क्रांतिक कोण के मान से क्या होता है? ज्यादा। और एक क्रांतिक कोण का मान जो होता है प्रत्येक जो मीडियम है उसके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपके प्रॉपरली समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम एक यूनिट हमने बात की थी आइंस्टीन। तो दोस्तों आइंस्टीन जो यूनिट है वो ऊर्जा की यूनिट है। 1 मोल फोटोन, आपको पता है प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे यूनिट्स के रूप में बहता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन वैज्ञानिक ने दिया है, और फोटोन जो शब्द है वो लुईस ने दिया है, याद रखना। फोटोन वर्ड लुईस ने दिया है, प्रकाश के बंडल्स फोटोन कहलाते हैं। फोटोन थ्योरी किसने दी है दोस्तों? आपके आइंस्टाइन ने दी है। और क्वांटम सिद्धांत प्रकाश का मैक्स प्लांक ने दिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 मोल फोटोन की जो ऊर्जा है, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 फोटोन की जो ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं? आइंस्टाइन कहते हैं। और आइंस्टाइन किसकी इकाई हो गई दोस्तों? ऊर्जा की इकाई हो गई। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं दोस्तों। अल्फा बीटा गामा ये नाम आपको कई जगह मिलेंगे। ये आपको एक तो किरणों में मिलेंगे, अल्फा किरण। हीलियम का जो द्विधनावेशित नाभिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। बीटा जो होता है -1E0, ये बीटा लिखते हैं। गामा की बात करते हो, गामा जो होती है द्रव्यमान रहित, आवेश रहित होती है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी गामा में ही होती है। ठीक है, बीटा जो होती है वो ऋणावेशित होती है, गामा जो होती है वो धनावेशित होती है। इसी तरह अल्फा बीटा गामा आपको प्रत्यास्थता में 3 वर्ड मिलेंगे दोस्तों। अल्फा आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, बीटा आपका जो है वो अल्फा आपका मिलेगा अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि लंबाई में वृद्धि के लिए पढ़ा जाता है। बीटा आपको मिलेगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जो कि ये प्रत्यास्थता से नहीं दोस्तों, ये आपका ऊष्मीय प्रसार से रिलेटेड है ना, ऊष्मीय प्रसार जो आपका हीट एक्सपेंशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा का रिलेशन आपके प्रत्यास्थता से भी है, इलास्टिसिटी से भी है। ठीक है, तीनों के अंदर ही, इलास्टिसिटी के अंदर, प्रत्यास्थता के अंदर भी ये पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो दोस्तों अल्फा अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, क्षेत्रीय प्रत्यास्थता, सॉरी उल्टा यार, है ना, आपका अल्फा बीटा गामा, बिल्कुल ठीक है, ओके। अनुदैर्ध्य, क्षेत्रीय और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, क्लियर। देखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है अल्फा बीटा गामा का अनुपात क्या है? 1:2:3। दोस्तों ये अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक ये लंबाई के लिए पढ़ा जाता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अच्छा अब जो वर्ड है वो मुझे प्रॉपर मिला है। ठीक है, प्रत्यास्थता आ रहा था, ये है अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, ये है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और ये है आयतन प्रसार गुणांक। वो प्रत्यास्थता इसलिए वर्ड काम में आ गया क्योंकि प्रत्यास्थता के अंदर भी अल्फा बीटा, ठीक है, गामा, इनके बारे में वर्ड आते हैं, इलास्टिसिटी में भी। ठीक है, चलिए, और ऊष्मीय प्रसार में भी इनका यूज किया जाता है। तो ऊष्मीय प्रसार में इनका जो यूज है वो अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, जब केवल लंबाई बढ़ रही हो। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जब तापमान देने पर लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल पूरा बढ़ रहा हो। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ रही हो। इन तीनों का अनुपात जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? 1:2:3।
आपके बायोलॉजी में अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये आपके जो कोशिकाएं होती हैं किसके अंदर, ये आपके अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं जो कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं उनके अंदर पाई जाती है। अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं जिनके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स पाई जाती है, और इनके अंदर अल्फा जो होती है इससे ग्लूकागोन हार्मोन, अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा से आपका इंसुलिन हार्मोन जो कि बड़ा फेमस है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, और डेल्टा से आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। तो ये कुछ मिलते जुलते वर्ड्स हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। तो ये अल्फा, बीटा, गामा याद रखना, ऊष्मीय प्रसार और इलास्टिसिटी दोनों में काम में आते हैं। और भी बहुत जगह आपको इनका यूज मिलेगा, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।